हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 11। फूफा जी के चक्कर में गोलू फिर से फंस गया और गुप्ता जी के हाथों पिट भी गया। रात भर गोलू मच्छरों के साथ बाहर पड़ा रहा। अंदर सोई पिंकी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि गोलू घर आ गया है। उसे लगा गोलू गुड्डू के घर रुक गया है। उसे नींद आ गई और नींद भी ऐसी कि गोलू ने उसे 2 बार फोन किया, लेकिन पिंकी की नींद नहीं खुली। वैसे भी पिंकी का फोन साइलेंट पर था और बिस्तर से दूर पड़ा था। गोलू ने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया और सीढ़ियों पर जगह बनाकर लेट गया। दिन भर का गोलू इतना थका हुआ था कि उसे लेटते ही नींद आ गई। हमेशा की तरह आज भी गुप्ता जी सुबह जल्दी उठ गए। उन्होंने पानी का लोटा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उन्होंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, सीढ़ियों पर सोए गोलू को देखकर सुबह सुबह उनका मुंह बन गया। गोलू सीढ़ी पर लेटा था और उसके बगल में लेटा था गली का कुत्ता, जो रात में दीवार फांद कर आया था। और हमारे गोलू महाराज ठहरे कानपुर के इमरान हाशमी। वो सुबह सुबह उस कुत्ते को बाहों में लिए सो रहे थे और कुत्ते के साथ साथ गोलू के मुंह से भी लार टपक रही थी। गुप्ता जी ने पानी मुंह में भरा और गरारे करके कुल्ला थूकते हुए कहा, गुप्ता जी की आवाज से कुत्ता हड़बड़ा कर उठा और वहां से भाग गया। कुत्ते की वजह से, या यूं कहे गुप्ता जी की वजह से, गोलू की नींद टूट गई। गोलू ने बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए कहा, हमको रात भर यहाँ सुलाकर अच्छा नहीं किया आप पिताजी। यहाँ सुलाए तो कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। साला शर्म न हयाई फूफा बाटे मिठाई, उठो और अंदर जाओ। गुप्ता जी ने गोलू को झिड़कते हुए कहा और फिर से अपने गरारे करने लगे। गोलू अंगड़ाई लेते हुए उठा। गुप्ता जी के मुंह से फूफा शब्द सुनकर गोलू को गुड्डू के फूफा जी की याद आई और उसने मन ही मन कहा, आज तो हमें फूफा को उठाना था और हम ही आराम से सो रहे हैं। फूफा कोई कांड करे इससे पहले फूफा को धरना होगा। गोलू ने वहां पड़ी चप्पल पहनी और अंदर जाने के बजाय घर से बाहर भागा। अरे गोलू, अरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सुनो भाई। गुप्ता जी ने पीछे से आवाज दी, लेकिन अब तब तक गोलू बहुत आगे निकल चुका था। मिश्रा जी के घर पर दादी के गुजर जाने का दूसरा दिन था। घर में मिश्रा जी के परिवार के अलावा भुआ जी, कुछ मेहमान और शगुन के घर वाले थे। शगुन के पापा और चाचा चाची आकर मिश्रा जी से मिले और बनारस वापस जाने की इच्छा जताई। मिश्रा जी ने उनकी मजबूरी समझते हुए उन्हें जाने दिया। सुबह नाश्ता करने के बाद शगुन के पापा और चाचा चाची स्टेशन के लिए निकल गए। सुबह सुबह ही घर में मिश्रा जी को सहानुभूति देने आने वालों का जमावड़ा लग गया। मिश्राइन आने जाने वाली औरतों से मिल रही थी। गुड्डू दूसरे कामों में बिजी था और शगुन घर आए मेहमानों में। मिश्राइन से मिलने मोहल्ले की कुछ औरतें आई थी। उन्होंने शगुन से चाय भिजवाने को कहा। शगुन पीछे आंगन में आई, जहां खाने और चाय पानी का बंदोबस्त था। उसने देखा लड़के सब काम में लग रहे हैं, तो वह खुद ही आकर ट्रे में कप जमाने लगी और उनमें चाय डालने लगी। कप में चाय भरते हुए शगुन को एकदम से उल्टी का मन हुआ। उसने केतली रखी और वॉश बेसिन की तरफ भागी। शगुन का जी घबरा रहा था, कुछ उल्टी भी हुई। शगुन ने मुंह धोया और कुल्ला किया। क्या हुआ भाभी, आप ठीक है ना? चाची को बुलाई दे? गुड्डू के यहाँ काम करने वाले लड़के ने शगुन से कहा। शगुन पलटी और साड़ी के पल्लू से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, नहीं भैया, रहने दीजिए, हम ठीक हैं। लड़का फिर अपने काम में लग गया। शगुन ने ट्रे उठाई और लेकर जैसे ही कुछ कदम चली, उसका सर घूमा। शगुन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। उसे सुबह से अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण शगुन ने ध्यान नहीं दिया। शगुन चाय लेकर हॉल की तरफ जाने लगी। उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने हाथ में पकड़ा ट्रे सामने से आती रोशनी को थमाया और मुंह पर हाथ रखे वहां से चली गई। रोशनी ने चाय की ट्रे ले जाकर मिश्राइन के पास बैठे लोगों को दिया और खुद शगुन के पास चली आई। शगुन को रह रहकर उबकाई आ रही थी। रोशनी ने शगुन के कंधे पर अपना हाथ रखा और प्यार से कहा, शगुन भाभी, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक हो ना? जी बहुत घबरा रहा है दीदी, मेरा सर भी घूम रहा है। शगुन ने कहा, वो तो घूमेगा ना भाभी, सुबह से काम में लगी हैं आप। चलिए वहां चलकर बैठिए और हमें बताइए, हम कर देते हैं जो करना है। कहते हुए रोशनी शगुन को अपने साथ लेकर हॉल की तरफ जाने लगी। चलते चलते शगुन का सर घूमा, चक्कर आया और वह धड़ाम से नीचे जा गिरी।
शगुन भाभी, ए चाची, अनंत चाचा, ए गुडुआ, ए भैया, देखो शगुन भाभी को का हो गवा। रोशनी जोर से चिल्लाई तो सभी दौड़कर शगुन की तरफ भागे। शगुन, शगुन, ए बिटिया, आंखें खोलो, रोशनी का हुआ था, जे बेहोश कैसे हो गई? मिश्राइन ने शगुन को संभालते हुए कहा। अरे चाची, शगुन भाभी ने बताया कि इनको उल्टी आ रही है और सर घूम रहा है। हम तो इनको आपके पास ही लेकर आ रहे थे, लेकिन जी। रोशनी ने घबराए हुए स्वर में कहा। मिश्राइन, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। ए गुड्डू, बहू को संभालकर वेदी के कमरे में लेकर जाओ। मिश्रा जी ने जेब से अपना फोन निकालते हुए कहा। गुड्डू बाहर से आया ही था। उसने जैसे ही सुना कि शगुन को कुछ हुआ है, वह भागकर आया और शगुन को देखकर मिश्राइन से कहा, अम्मा, क्या हुआ शगुन को? अभी थोड़ी देर पहले तो हम इसको ठीक छोड़कर गए थे। कहते हुए गुड्डू ने शगुन को गोद में उठाया और वेदी के कमरे की तरफ बढ़ गया। रोशनी, वेदी, भुआजी और मिश्राइन गुड्डू के पीछे पीछे चली आई और बाकी सब बाहर रुक गए। शगुन को चक्कर आया और वो गिर गई। ए गुड्डू, बाहर जाकर जरा पता करो कि पिताजी से कि डॉक्टर को फोन किए कि नहीं। मिश्राइन ने आकर शगुन के बगल में बैठते हुए कहा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वेदी ने कमरे का एसी ऑन कर दिया और शगुन के लिए पानी ले आई। मिश्राइन ने शगुन के मुंह पर पानी की छींटे मारी, लेकिन शगुन को होश नहीं आया। शगुन की ऐसी हालत देखकर मिश्राइन रोने लगी। बुआ जी ने देखा तो उनके पास आई और उन्हें चुप कराते हुए कहा, ए सरिता भाभी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है गुडुआ के मेहरारू को। हमको तो लगता है कोनो खुशखबरी है। बुआ जी, यहाँ शगुन भाभी को होश नहीं है और आप मजाक कर रही हैं, वेदी ने चिढ़ते हुए कहा। ए वेदिया, तुम अभी बच्ची हो, तुमका कुछ नहीं पता है। सरिता, हमको लगता है शगुन का पैर भारी है। जो लक्षण रोशनी बता रही है ना, उसे तो जय समझ में आता है। तुम आओ हटो, हमका बहू की नाड़ी देखन दो। कहते हुए बुआजी ने शगुन की कलाई पकड़ी और उसकी धड़कन महसूस करने लगी। बुआजी ने शगुन की कलाई छोड़ी और कहा, हमारा अनुमान गलत नहीं हो सकता सरिता, जे बाल धूप में सफेद ना किए हैं हमने। जो भी हो दीदी, पर शगुन में होश में तो आए, जे कब से बेहोश है, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, मिश्राइन ने कहा। ए वेदिया, अपनी अम्मा को यहाँ से लेकर जाओ, बुआजी ने मिश्राइन को वहां से उठाते हुए कहा। गुड्डू कमरे से निकलकर मिश्रा जी के पास आया और कहा, पिताजी वो डॉक्टर। गुड्डू, हमने फोन कर दिया है, इट्ठो काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ और उन्हें साथ लेकर आओ, मिश्रा जी ने कहा। हाँ, हम अभी जाते हैं, गुड्डू ने कहा और वहां से चला गया। मिश्रा जी ने आसमान की तरफ देखकर अपने हाथ जोड़े और कहा, संभाल लेना महादेव, शगुन बिटिया ठीक हो जाए। मिश्रा जी वहीं एक तरफ खड़े सब सही होने की मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देर बाद गुड्डू डॉक्टर को लेकर चला आया। मिश्रा जी और गुड्डू डॉक्टर के साथ वेदी के कमरे में आए और शगुन की तरफ इशारा करके कहा, डॉक्टर साहब, जो हमारी बहू है, चलते चलते एकदम से गश खाकर गिर पड़ी, आप देखिए क्या हुआ है। कमरे में इकट्ठा सब लोगों को देखकर डॉक्टर ने कहा, एक जन इनके पास रुकिए, बाकी सब बाहर चलिए, हम इनका चेकअप कर लेते हैं। बुआ जी शगुन के पास रुक गई और बाकी सब बाहर चले आए। परेशान से मिश्रा जी कमरे के बाहर यहाँ से वहां चक्कर काटने लगे। गुड्डू भी एक तरफ खड़ा शगुन के लिए परेशान हो रहा था। उसकी नजरें बार बार वेदी के कमरे की तरफ चली जाती। अपने घर से निकला गोलू सीधा पहुंचा बाबू गोलगप्पे वाले के पास। गोलू अंदर आया, देखा बाबू मस्त आराम से बिस्तर पर उल्टे लेटे सो रहा है। बाबू, बाबू, बाबू उठो। अरे बाबू, हम आए हैं, गोलू ने कहा। बाबू नींद में था, उसने पलटकर भी नहीं देखा कि कौन आया है और आंखें मीचे मीचे कहा, दूध का पतीला बाहर रखे है, आधा किलो दूध दे दो उसमें और अंदर रख दो। गोलू ने सुना तो एक लात बाबू की तशरीफ पर पेश की और बाबू हड़बड़ा कर उठा। बाबू ने जब गोलू को देखा तो उठते हुए कहा, अरे गोलू भैया, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ हैं? अभी जो आधा किलो दूध लिए हो ना, वो की चाय बनाने आए हैं, चाय पत्ती नहीं मिल रही हमका, गोलू ने कहा। चाय पत्ती तो यही रखी थी हमने, कहते हुए बाबू जैसे ही गोलू के सामने से गुजरा, गोलू ने उसकी गुद्दी पकड़कर उसे रोका और वापस पीछे करते हुए कहा, अबे चाय पत्ती की दुकान फूफा कहाँ है? कौन फूफा? बाबू ने असमझ की स्थिति में कहा। गोलू ने सुना तो उसका माथा ठनका और उसने दांत पीसते हुए कहा, अबे बाबू, का भांग वांग खाकर सोए थे का? अबे फूफा की बात कर रहे हैं जिसको रात में हिया छोड़कर गए थे। रात में तो हमारे बगल में ही सो रहे थे, हमें नहीं पता गोलू भैया।
बाबू ने मासूमियत से कहा। अबे भाग तो नहीं गए? चला ऐसा हुआ ना तो मिश्रा जी बत्ती बना देंगे हमारी, गोलू ने मिमियाते हुए कहा और बाबू के घर के पिछले हिस्से में चला आया। जैसे ही गोलू की नज़र सामने पड़ी उसकी जान में जान आई। फूफा कहीं नहीं भागे थे, बल्कि बाबू के घर के संडास के सामने खड़े थे। हाथ में उन्होंने पानी का डिब्बा पकड़ा था और किसी गहरी सोच में डूबे थे। गोलू ने भगवान को थैंक यू कहा और फूफा की तरफ बढ़ गया। फूफा ने गोलू को वहां देखा तो उसके पास आकर कहा, अरे गोलू तुम, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, इट्ठो बीड़ी मिलेगी का? आपको हमारा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ लगता है, बीड़ी पियेंगे हम? गोलू ने इतराते हुए कहा। तो सिगरेट दे दो, फूफा जी ने कहा। गोलू का हाथ अपनी जेब की तरफ गया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि कल ही उसका सिगरेट का डिब्बा गुप्ता जी द्वारा पकड़ा गया था। गोलू ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, वो तो नहीं है। तो फिर काहे हमरे सामने अंबानी बन रहे हो? फूफा जी ने चिढ़ते हुए कहा। अरे पर सुबह सुबह जे चाहिए, काहे चाहिए आपको? गोलू ने पूछा। हल्के होने जा रहे थे, लेकिन क्या करे, प्रेशर नहीं बन रहा। अब जब तक एक सुट्टा मार ना ले फारिग नहीं होंगे। फूफा जी ने अपनी समस्या गोलू को बताई। गोलू का माथा ठनका। वह फूफा को उठाने आया था और यहाँ फूफा का कुछ और ही प्रोग्राम था। गोलू ने अपना टकला खुजाया और पलटकर दरवाजे पर खड़े बाबू को देखकर कहा, बाबू बीड़ी मिली है का? नहीं भैया, हम नहीं पीते, बाबू ने कहा। ए फूफा, मिश्रा जी बुलाए रहे हैं घर पर, वहां चलकर मार लीजिएगा सुट्टा, गोलू ने फूफा जी से कहा। अपना काम खत्म किए बिना हम यहाँ से एक कदम नहीं हिलेंगे गोलू, फूफा जी भी जिद पर अड़ गए। चला अजीब मुसीबत है, गोलू खुद में ही बड़बड़ाया और फिर फूफा से कहा, ठहरो करते हैं बंदोबस्त। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 11। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक क्या लगता है आपको, गोलू क्या बंदोबस्त करने वाला है? वह फूफा के लिए बीड़ी लेके आएगा या फिर फूफा को उठाएगा? ये तो जानने को मिलेगा अगले भाग में। तो मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।